So hello guys, welcome back to the Natraj UPSC classes. We will discuss the chapter 3 further in this part of the video. So let's begin. So in the last lecture, we discussed till Ninoda Kuna. So now what were the favorable conditions for Portuguese in India at that time? अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन सबसे पहले देखेंगे कि कैसा था इंडिया में. So at that time, Gujarat, except Gujarat, which was ruled by a powerful king, Mahmud Bagda, बाकी जो एरिया थे इंडिया के वो ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं थे. जैसे नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो थे वो डिवाइड हो चुके थे छोटे छोटे पावर्स में धीरे धीरे. ठीक है. और जो डेक्कन रीजन था उसमें जो बाहमनी किंगडम था वो भी छोटे छोटे पावर्स में टूट गया था. सो देर वॉज नॉट अ फियर्स कंपटीशन क्योंकि छोटे छोटे किंगडम थे तो उनसे डील करना थोड़ा आसान था. एज फार एज द स्ट्रेंथ इज कंसर्न, तो ये जितने भी किंगडम्स थे जो भी थे इनके पास किसी के पास भी नवल स्ट्रेंथ जो था पोर्तुगीज जैसा नहीं था. ऑल्सो अगर कंपटीशन देखा जाए तो चाइनीज़ नेवी जो थे उनका जो नेविगेशन रीच था बहुत लिमिटेड था, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे इंडिया में. ऑल्सो द अरब मर्चेंट्स जो थे उनका जो नेवल पावर था वो पोर्तुगीज़ के मैच में नहीं था, मतलब उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा था. इवन द यूनिटी ऑफ पोर्तुगीज, जो पोर्तुगीज़ की यूनिटी थी उनसे भी अरब मर्चेंट्स कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. ऑल्सो द ओन स्ट्रेंथ, पोर्तुगीज़ का अपना स्ट्रेंथ क्या था कि देयर शिप्स वर वेरी मॉडर्न एंड वेरी पावरफुल. लाइक उनके शिप्स पर कैनन भी थे, इवन दे हैड कैनन ऑन देयर शिप्स. सो ऑल दीज फोर सिचुएशंस वर फेवरेबल फॉर द पोर्तुगीज. ठीक है. तो so now we will discuss about the Portuguese state in India. That is पोर्तुगीज ने किस किस एरिया पर अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था. तो अगर देखा जाए वास्को डिगामा के आने के बाद ऑलमोस्ट इन 50 ईयर्स, 50 साल में ही पोर्तुगीज़ ने इंडिया के मैक्सिमम कोस्टल एरियाज पे अपना पावर या कंट्रोल बना लिया था. वेस्ट में देखा जाए तो गोवा 60 माइल्स ऑफ द कोस्ट अराउंड गोवा के अराउंड 60 माइल्स पर उनका ऑक्यूपेशन हो गया था. वेस्ट कोस्ट में मुंबई से दमन द्वीप तक उनका पावर हो गया था. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, उन पर भी कुछ नैरो ट्रैक्ट, कुछ स्मॉल एरियाज़ पर उनका अपना कंट्रोल हो गया था. साउथ में देखा जाए तो बहुत से सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस और ट्रेडिंग पोर्ट्स जैसे मैंगलोर, कैनन, कोचिन एंड कैलिकट, इन पर उनका कंट्रोल फुल हो गया था. ईस्ट कोस्ट में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मिलिट्री पोस्ट बनाए अपने और सेटलमेंट्स भी बनाए, ठीक है, रहने के लिए. एग्जाम्पल देखा जाए तो सैन थॉम इन चेन्नई और नागापट्टिनम इन तमिलनाडु, देयर दे एस्टैब्लिश मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स. ओके. एंड दे ऑल्सो मेड अ वेल्दी सेटलमेंट एट हुगली. हुगली में काफ़ी प्रॉस्पर एक सेटलमेंट उन्होंने बनाया, मतलब वहाँ पर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी हुगली रीजन में. दे ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेसिव बैटल्स फॉर द बैलेंस ऑफ पावर. जो इंडिया में ऑलमोस्ट इंटरनल बैटल्स होते रहते थे डिफरेंट एम्पायर्स के बीच में, उसमें भी इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया. जैसे जो बैटल्स होते थे लाइक विजयनगर एंड दक्कन सुल्तान के बीच में, या बिटवीन दक्कन एंड मुगल्स के बीच में, या बिटवीन मुगल्स एंड मराठास के बीच में, उसमें वो हमेशा इन्वॉल्व रहते थे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए फॉर देयर ओन बेनिफिट्स ऑल्सो. दिस वॉज अबाउट द पोर्तुगीज स्टेट. सो नाउ वी विल लुक एट द पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. एट दैट टाइम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वाइसरॉय. ठीक है, जिसे 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था. ठीक है. फिर लेटर बाद के समय में काउंसिल भी इस्टेब्लिश हुआ. सो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे. फर्दर वेडर डा फैजेंडा एक पर्सन आया जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया किसका रेवेन्यूज़ का, कार्गोज का, और जितने भी फ्लीट्स हैं डिस्पैच हो रहे उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे दिया गया. बट हाँ, और ऑल्सो देर वर सो मैनी फोर्ट्रेसेस फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना. तो बहुत से फोर्ट्रेसेस बनाया पोर्तुगीज़ ने अफ्रीका टू चाइना,
जो किसके अंडर होता था, कैप्टन्स के अंडर होता था। कैप्टन्स होते थे उनके अंडर ये फोर्ट्रेसेस होता था। इन कैप्टन्स को हेल्प करने के लिए जो लोग होते थे उन्हें कहते थे फैक्टर्स। तो कैप्टन्स वर असिस्टेड बाय द फैक्टर्स। पर उस समय क्या था कि कम्युनिकेशन चूँकि बहुत अच्छा नहीं था, लोगों के बीच कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं था उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण ये जो पावर्स थे जो इन्हें दिया गया था फैक्टर्स को, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इंक्रीज़ हो गया था, और ये पावर्स का अल्टीमेटली ये पर्सनल इन के लिए यूज़ कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए। सो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्तुगीज़। सो नाउ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज़। सो इनिशियली जो पोर्तुगीज़ थे क्रिश्चियंस थे जनरली, उनकी दुश्मनी मूर्स से थी, अफ्रीका के मूर्स से, या फिर आप वो कह सकते हैं मुस्लिम से थी। सो व्हेन दे केम टू इंडिया दे केम विथ जील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, कि ठीक है इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, पर इंडिया इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस यू नो। सो इनिशियली वो इनटॉलरेंट थे सिर्फ मुस्लिम के साथ, और हिंदूज़ के साथ टॉलरेंट थे। इनिशियली जब वो आए थे तो कोई दिक्कत नहीं था हिंदूज़ के साथ, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड इंक्विजिशन इन गोवा। इंक्विजिशन क्या होता है कि एक पनिशमेंट प्रोसेस है जो चर्च के द्वारा दिया जाता है ऑन फॉर सम रिलीजियस क्राइम्स और समथिंग, जो भी है एक प्रोसेस, इसके डिटेल आप पढ़ सकते हैं गूगल्स पर। उसमें क्या किया कि उन्होंने हिंदूज़ को भी परसिक्यूट करना चालू कर दिया, परसिक्यूट किया। सो नाउ दे वर ऑल्सो इंटॉलरेंट फॉर द हिंदूज़। हाउएवर इन सब चीज़ होने के बावजूद भी अकबर के कोर्ट में उनका इंप्रेशन अच्छा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द अकबर का इंटरेस्ट था थियोलॉजी में, ठीक है। थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो अकबर को सारे धर्मों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था उसे, इसलिए अकबर के कोर्ट में भी अच्छा इंप्रेशन बना था उनका। लेटर ऑन अकबर ने कहा, इनवाइट किया कि ठीक है 2 प्रीस्ट को आप भेजिए, पढ़े लिखे प्रीस्ट को हमारे कोर्ट में। तो पुर्तगीज़ ने रोडोल्फो अक्वावीवा और अंटोनियो मॉन्सेरेटो को भेजा, इन होप कि शायद ये अकबर को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर पाए, मतलब रूलर को ही, जो रूलर है अकबर है इंडियन रूलर, उसी को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे। हाउएवर दे वर नॉट सक्सेसफुल। 3 मिशंस हुए, 3 बार आए क्रिश्चियन मिशनरीज अकबर के कोर्ट में, पर तीनों बार वो फेल हो गए अकबर को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने में। इन द लास्ट मिशन, जो 3rd मिशन था, उसमें फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरो आए थे, जिन्होंने काफ़ी सारे लेटर्स भी लिखा था पोर्तुगीज़ को अबाउट। उसमें उनसे, उस लेटर से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, अकबर का शासनकाल के बारे में, अकबर के ये राज्य के बारे में, रेन के बारे में, ठीक है। तो दैट वाज अप टू द अकबर, ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी एंड द अकबर। उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर इनिशियली नेगलेक्ट किया उन्होंने पोर्तुगीज़ मतलब मिशनरीज़ को, क्रिश्चियन जेसुइट्स को, मतलब जो भी हैं। तो इनिशियली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुस्लिम्स नाराज़ हो जाए, उनके जो एम्पायर में जितने मुस्लिम्स हैं, बिकॉज ही वॉज अ मुगल रूलर, ही वॉज मुस्लिम। पर लेटर ऑन जहांगीर के साथ भी रिलेशन ठीक हो गया, एंड उसने अलाउ किया एक स्पेशियस चर्च वो बनाने के लिए लाहौर में उन्हें। और फर्दर 1608 में बैप्टिज़्म वर कैरिड आउट इन आगरा। पोर्तुगीज़ ने कुछ बैप्टिज़्म भी कैरी आउट किया। बैप्टिज़्म इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बच्चों को मतलब होली वाटर में नहलाने के बाद उसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया एंड ऑल, दैट वाज अ रिलीजियस प्रोसेस। तो काफ़ी कोशिश किया पोर्तुगीज़ ने, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने, कि जहांगीर को भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अल्टीमेटली जो वायसराय था वो थोड़ा एरोगेंट था, तो उसके एरोगेंट एक्शंस के कारण मुगल और जहांगीर मुगल और पोर्तुगीज़ के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, और थोड़ा रिलेशन अच्छा नहीं रहा। ओके, सो नाउ हाउ पोर्तुगीज़ लॉस्ट फेवर विद द मुगल्स, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न है अराइवल ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ आए इंडिया में। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग आया, जो सूरत पहुंचा, कौन से शिप में, शिप हेक्टर में, 1608 में, ठीक है, 1608 में। और वो क्या आया था, लेटर लेके आया था जेम्स वन से, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, उसने लेटर दिया था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंग को, कि ठीक है आप जाके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट यूज्ड टू बी डन ड्यूरिंग दैट टाइम।
हॉकिंस जब आया तो उसे तुर्की काफ़ी अच्छी आती थी, तो जब वो जहांगीर से मिला तो उसे किसी इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई और वो काफ़ी अच्छे से बातचीत किया उसने, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है। सो जो तुर्की लैंग्वेज है वो हॉकिंस के लिए किस तरह से हेल्पफुल हुआ कि जहांगीर इतना ज़्यादा खुश हो गया उससे कि उसे उसे मनसबदार बना दिया अपने कोर्ट में। इवन सैलरी भी फिक्स किया 30,000 एट दैट टाइम, दैट वाज ह्यूज। और उस ये तो इतना तो हुआ ही, साथ में उसने उसकी शादी भी करवा दी आर्मेनियन क्रिश्चियन मुबारक शाह से। तो अगर आप किसी का लैंग्वेज जानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि भाषा डायरेक्ट दिल में उतरती है। ठीक है। सो दैट वाज द सिचुएशन व्हेन इंग्लिश केम। सो इसका रिएक्शन क्या हुआ, पोर्तुगीज़ गॉट अफेंडेड। जब आए तो थोड़ा उन्हें पोर्तुगीज़ ऑफेंड हो गए कि ये क्या हो रहा है, पर किसी तरह जहांगीर ने उन्हें थोड़ा शांत किया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आने दो, कोई बात नहीं। पर पोर्तुगीज़ माने नहीं। जब हॉकिंस का शिप आ रहा था, इंटर कर रहा था ट्रेडिंग के पर्पस से, तो क्या किया गया, स्टॉप द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। पोर्तुगीज़ ने रोक दिया इंग्लिश शिप को कि नहीं, सूरत में इंटर करने ही नहीं देगा। अल्टीमेटली हॉकिंस काफ़ी परेशान हुआ और उसने 1611 में वो चला गया, लेफ्ट इंडिया। 1612 में इस बार जब इंग्लिश शिप आया जिसका नाम था ड्रैगन, जिसका कैप्टन था कैप्टन बेस्ट, अंडर कैप्टन बेस्ट, अलॉन्ग उसके साथ एक और छोटा सा शिप और आया था जिसका नाम था ओजेंडर। ये क्या किया, कैप्टन बेस्ट ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया। और इसे देखकर जहांगीर काफ़ी इंप्रेस हुआ, जिसका नवल पावर 0 के बराबर था। उसने देखा कि दो नवल पावर के बीच में लड़ाई हुआ और अल्टीमेटली इंग्लिश जीत गया। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंग्लिश। सो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक done by the Mughals, that they got impressed by the Britishers. Finally, फोर्थ रीज़न इज़, पहला रीज़न अराइवल ऑफ इंग्लिश, फिर इंग्लिश में आने के बाद हॉकिंस को क्या बेनिफिट हुआ वो, और उसके बाद पोर्तुगीज़ ऑफेंड हुए, उन्होंने क्या रिएक्शन किया, क्या एक्ट किया। अब पोर्तुगीज़ के और कुछ भी एक्शंस थे जिनके कारण उनका रिलेशन जो है मुग़ल से काफ़ी ख़राब हो गया था। मतलब उसे कह सकते हैं कि दे वर नॉट बिहेविंग लाइक अ प्योर प्रोफेशनल बिजनेसमैन। लाइक पोर्तुगीज़ एक्ट ऑफ पायरेसी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एक बार उन्होंने क्या किया, मुगल शिप्स को ही कैप्चर कर लिया। सो दैट वाज टू मच। और फिर उसके बाद मुगल शिप्स कैप्चर किया, कार्गोज को कैप्चर कर लिया और काफ़ी सारे मुस्लिम्स जो थे उन्हें बंदी बना लिया। इस पर जहांगीर नाराज़ हुआ, उसने ऑर्डर दिया मुबारक खान को, जो इंचार्ज था सूरत को, कि कंपनसेशन ले पोर्तुगीज़ से। ठीक है। पर इन सब चीज़ के दौरान रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गया था। अल्टीमेटली जब शाहजहाँ आया तो पोर्तुगीज़ लॉस्ट फेवर फॉर एवर। जो फेवर था जो पोर्तुगीज़ के पास था वो कम्प्लीटली हमेशा के लिए उसने लूज़ कर दिया। और जो एक होप था कि शायद जो क्या बोलते हैं मुग़ल रूलर्स थे उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दे, वो होप भी अल्टीमेटली ख़त्म हो गया। So now we will discuss about the incident related to the capture of Hooghly. Okay, first of all the emergence of Hooghly. Hooghly emerge कैसे किया? So there was a imperial फरमान in 1579 जिसमें ये कहा गया पोर्तुगीज़ को कि ठीक है आप बंगाल में अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक किसी एरिया में स्टार्ट करिए, सेटल करिए। सो पोर्तुगीज सेटल्ड ऑन ए रिवर बैंक, एक नदी के बैंक पर उन्होंने किनारे पर उन्होंने अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चालू किया। अब वो जो जगह था, इलाका था, वो दैट वाज एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सदगांव। सदगांव एक ट्रेडिंग एरिया था बंगाल में, उससे काफ़ी नज़दीक में था, ज़्यादा दूर पे नहीं था। ठीक है, ये हुगली रीजन। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग बिल्डिंग्स। उस एरिया में हुगली रीजन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सारे बिग बिल्डिंग्स बनाए, अच्छे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिसके कारण क्या हुआ, जितने भी ट्रेडर्स थे और ट्रेडिंग एक्टिविटी से वो माइग्रेट कर गई सदगांव से, कहाँ, हुगली में। ठीक है, एंड दिस स्टार्टेड टू बेनिफिट देम अ लॉट। नाउ व्हाट वर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द पोर्तुगीज देयर? फर्स्ट दे मोनोपोलाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। साल्ट मैन्युफैक्चरिंग पर मोनोपोली कर लिया। एक कस्टम हाउस भी डेवलप किया।
और लेवी ड्यूटी ऑन टोबैको, टोबैको पर ड्यूटी भी, कस्टम ड्यूटी लगा दिया उन्होंने, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द रॉन्ग एक्टिविटीज दैट दे डिड देयर, सो सम दे स्टार्टेड टू बी क्रूअल एंड सम रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ लाइक क्रूअल स्लेव ट्रेड, ठीक है, स्लेव ट्रेडिंग चालू कर दिया, उसमें उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स बच्चे को किडनैप कर लेते थे और उसको दे ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन, उसे एज ए क्रिश्चियन बड़ा करते थे। एंड वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी उन्होंने क्या किया कि 2 स्लेव गर्ल्स जो है मुमताज़ महल का ही उसको कब्जा कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया, एंड दैट मेड द शाहजहाँ फ्यूरियस, ओके। सो अल्टीमेटली तो डिक्लीन ऑफ द हुगली, मतलब अब हुगली जो है पोर्तुगीज़ कैसे हार गया, वो ये हुआ कि जब मुमताज़ महल के 2 स्लेव गर्ल्स को कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज़ ने, तो शाहजहाँ ने ऑर्डर किया कासिम खान को कि मार्च टुवर्ड्स द हुगली एंड सीज द हुगली। सो देयर वाज ए फियर्स बैटल देयर। उसमें क्या हुआ कि मुगल सफर्ड ए लॉस ऑफ 1000 मैन, मुगल्स ऑलमोस्ट अपने 1000 आदमी खो दिए, पर वो बैटल जीत गए और पोर्तुगीज़ हार गए। और पोर्तुगीज़ के ऑलमोस्ट 400 प्रिजनर्स को आगरा ले गया, 400 लोग कब्जे में आए और उन्हें आगरा ले जाया गया, कहा गया या तो आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट होइए या फिर एज ए प्रिजनर्स रहिए। दैट वाज द फाइनल थिंग दैट हैपेंड। सो द कैप्चर ऑफ हुगली was done in this way, okay। So now we will discuss about the decline of Portuguese, कि क्या क्या रीजंस थे पोर्तुगीज़ के डिक्लीन के इंडिया में, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत से फैक्टर्स हैं डिक्लीन के, बट मेजर फैक्टर्स है ये 4, और भी फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, पर ये 4 मेजर फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहला है इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़। पावरफुल डायनेस्टीज़ का इमर्जेंस हुआ, जैसे इजिप्ट, पर्सिया, नॉर्थ इंडिया में। एंड ऑल्सो द राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठाज एज देयर इमीडिएट नेबर्स। जो गोवा और महाराष्ट्र के रीजन में जब मराठा का राइज हुआ, सो दे वर कॉजिंग लॉट मच ट्रबल, ड्यू टू विच देयर इन्फ्लुएंस, द पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस वर रिड्यूसिंग एंड इवन मराठाज वर रिकैप्चरिंग द एरियाज of the Portuguese that were captured by the Portuguese earlier, like सेल्सेट ऑफ बसीन को 1739 में मराठास ने पोर्तुगीज से दोबारा कैप्चर कर लिया था। ऑल्सो द रिलीजियस पॉलिसीज, सेकंड पॉइंट इज रिलीजियस पॉलिसीज लाइक द एक्टिविटीज़ ऑफ जेसुइट्स, ठीक है, जो कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि गेव राइज टू पॉलिटिकल फियर्स, एक पॉलिटिकल फियर आ गया। यू नो रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स, इवन नॉट टुडे, आज भी देखा जा सकता है कि किस तरह से रिलीजन का यूज़ हो रहा है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। पहले भी यही होता था, पहले भी जब मुस्लिम्स आए, इन्वेडर्स आए, सो दे ट्राई टू कन्वर्ट द लोकल पीपल ऑफ इंडिया इनटू मुस्लिम्स, ताकि उनका जो है किंगडम और जो रूल है वो हमेशा बना रहे। इसी तरह क्रिश्चियन भी आए, उन्होंने जिस कंट्रीज़ में कॉलोनी बनाया वहाँ पर उन्होंने अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाया। इंडिया में भी ट्राई किया, बट दे वर नॉट सो मच सक्सेसफुल। बट जिस कंट्री में आज उन्होंने किया, बाकी कॉलोनी कंट्री में जिसमें कम्प्लीटली वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया वो कंट्रीज़, तो आज भी कहीं ना कहीं एक रिलीजन एज ए ब्रिज वर्क करता है, और वो कंट्रीज़ आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में ही डिसीजन लेती है, और वहाँ के रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूटिलाइज़ किया और मैनिपुलेट किया। सो रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन ए वे to get the political gains, and ultimately political gains will lead to the economic profit, okay। so जब ये क्या बोलते हैं, कन्वर्जन के कारण मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों नाराज थे, खुश नहीं थे। थर्ड मेजर पॉइंट वाज द डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस थे वो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उनसे मुगल्स भी नाराज़ हो गए थे। लाइक देयर वर सो मेनी सी पायरेट्स, पोर्तुगीज सी पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, एंड एरोगेंस एंड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा दिखाया जाता था, जिसके कारण देयर वाज ए रिफ्ट बिटवीन द मुगल एंड द पोर्तुगीज। और जिसके अगर मेन जो रूलिंग एम्पायर है उससे ही अगर अच्छी कंडीशन नहीं रहेंगे, रिश्ते नहीं रहेंगे, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ तो घटेगा ही। फोर्थ वाज द डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। जब ब्राज़ील का डिस्कवरी हो गया तो पोर्तुगीज़ का जितना भी जो मतलब क्या बोलते हैं इंटेंशन था या फिर कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ था, वो पोर्तुगल वो शिफ्ट कर गया ब्राज़ील की ओर, वेस्ट की ओर।
तो these were the four major reasons: emergence of powerful dynasties, religious policies, dishonest trade practices, and discovery of Brazil. So the other reasons for the decline of Portuguese are: first, the union of two kingdoms, that is, Spain and Portugal, dragging the smaller kingdom into the Spain's war with England and Holland, affected the trade monopoly in India. स्पेन और पुर्तगाल क्या कर रहे थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको भी अपने साथ ड्रैग कर रहे थे, जो वॉर स्पेन का वॉर चला था इंग्लैंड एंड हॉलैंड के साथ उसमें। इसके कारण जो ट्रेड मोनोपोली है वो इंडिया में उनका घटने लगा, अफेक्ट हुआ, क्योंकि वो इधर फोकस नहीं कर पा रहे थे। सेकंड इज मोनोपोली ऑफ नॉलेज ऑफ सी रूट टू इंडिया इंडेड। जो नॉलेज था उनके पास सी रूट का, इंडिया कैसे जाया जा सकता है, उसका मोनोपोली खत्म हो गया। नो यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटिश एंड डच ऑल्सो नो द सी रूट टू इंडिया, तो वो भी इजिली आ रहे थे, ठीक है। एंड दिस लेड टू द फियर्स कंपटीशन चालू हो गया डच, इंग्लिश और पुर्तगीज़ में। तो पुर्तगीज़ चूँकि पहले आ चुके थे तो उनके लिए ज़्यादा खतरा था। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द डच एंड इंग्लिश हैड ग्रेटर रिसोर्सेज, और डच और इंग्लिश के पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे। सो पुर्तगीज़ उनसे कम्पीट नहीं कर पाए एंड दे ईजिली ओवरकेम द पुर्तगीज़ रेजिस्टेंस। पुर्तगीज़ ने कोशिश किया रोकने का, पर वो हार गए, ठीक है, डच और इंग्लिश से। अल्टीमेटली एक एक करके जितने भी एरियाज़ जो पुर्तगीज़ के अंडर में थे, पोजीशन में थे, वो डच और इंग्लिश कैप्चर करते गए पुर्तगीज़ से। ये थर्ड रीज़न है। एंड द फोर्थ रीज़न इज दैट विद द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, गोवा लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एज ए पोर्ट। विजयनगर एम्पायर का फॉल हो गया, गिर गया, और अल्टीमेटली जो गोवा, जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उस समय, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। नाउ इट डजेंट मैटर कि गोवा किसके पास है। नाउ द ब्रिटिश एंड डच हैज़ शिफ्टेड द पोर्ट्स टू डिफरेंट लोकेशंस एंड इवन लेटर मराठाज इन्वेडेड गोवा। मराठाज ने भी इन्वेड कर दिया गोवा पर, तो काफ़ी बुरी हालत हो गई थी पुर्तगीज़ की। तो जिसके कारण धीरे धीरे पुर्तगीज़ डिक्लीन कर गए। दीज आर द अदर रीजन्स फॉर द डिक्लीन। ओके, नाउ फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ का क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडिया में, किस तरह से इंडियन सोसाइटी को, इंडियन पॉलिटी को इम्पैक्ट किया। फर्स्ट, इनिशिएटेड द यूरोपियन एरा। हम कह सकते हैं कि पुर्तगीज़ ने ही यूरोपियन एरा इंडिया में चालू किया। एंड ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ नवल पावर। जो नेवी थी, जो स्ट्रांग हुई इंडिया में, उनका रियल रीज़न थे पुर्तगीज़। ओके, they also brought so many military innovation into India, okay, like body armor, matchlock men and guns, ठीक है। इंडियन आर्मी में इंडियन जो रूलर्स थे उनके पास इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, जो भी टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, इसका लाने का मेन रीज़न पुर्तगीज़ थे। ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। एक सिस्टम था, फाइटिंग सिस्टम है, जिसमें आर्मी को इस तरह से अरेंज किया जाता है, जिसका नाम है सिस्टम ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। इसको इंट्रोड्यूस किया। इसे काफ़ी लार्ज स्केल पे इंडिया में इंग्लिश और डच ने भी प्रॉपरली यूज़ किया। इवन मराठास और सिख्स ने भी ऐसे अडॉप्ट किया, लेकिन रियल जो बोल सकते हैं कि उत्तराधिकारी थे इस सिस्टम के, वो इंग्लिश और डच थे, जिन्होंने इसको काफ़ी प्रॉपरली यूज़ किया था, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो स्पेनिश मॉडल। सो पुर्तगीज़ ने स्पेन से ये मॉडल अडॉप्ट किया था, ठीक है। देयर शिप्स नो, देयर वर मल्टी डेक्ड शिप्स, रॉयल आर्सनल्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉयल आर्सनल्स होते थे। डॉकयार्ड्स थे, सिस्टम ऑफ पायलट्स एंड मैपिंग, पायलट्स हुआ करते थे, मैप्स बनाया करते थे, मतलब दे वर वेरी एडवांस इन नावल सिस्टम, ओके। एंड दिस ऑल थिंग्स ब्रॉट एंड बाय देम वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियंस ऑल्सो, ठीक है। दिस आर ऑल वेरी नोट वर्दी थिंग्स, मतलब काफ़ी चीज़ ऐसे, ये सब ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, मतलब कम्प्लीटली चेंजिंग थी, चेंज करने वाली चीज़ें। ऑल्सो फोर्थ पॉइंट इज दे ऑल्सो सेटल्ड हियर एज टीचर, पेंटर, कार्वर एंड स्कल्प्टर। तो ये जो नॉलेज है इन्होंने पास किया इंडियंस के
ऑल्सो आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, फ्लोरिस्ट इन गोवा, ठीक है। मेटल वर्क भी चालू किया इन्होंने, मेटल वर्क इम्बेडिंग ज्वेल्स, मेटल वर्क जिसमें ज्वेल्स इम्बेडेड हो सके, इस तरह की चीज़ें इन्होंने चालू किया। तो दीज वर द थिंग्स डन बाय द पोर्तुगीज दैट इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम, एंड वी कैन से दैट these were the significance of the Portuguese towards the Indian society. So now we will discuss about the Dutch. So Dutch ईस्ट में किस तरह से आए, कब आए, क्यों आए. So first point is commercial enterprise led Dutch to undertake voyages to the east. बिजनेस रीज़न ऑब्वियस है, ट्रेडिंग, बिजनेस, प्रॉफिट, इसी रीज़न से डच भी आए. स्पाइसेस का ट्रेडिंग करने के लिए मेन था ईस्ट की ओर. सो सबसे पहले कॉर्नेलिस डी हुटमैन वाज द फर्स्ट टू रीच सुमात्रा एंड बांटम इन 1596. कॉर्नेलिस डी हुटमैन पहुंचा सबसे पहले सुमात्रा और बांटम में. 1602 में स्टेट जनरल्स ऑफ नीदरलैंड ने क्या किया, जितने छोटे छोटे ट्रेडिंग कंपनीज थे उन सबको मिला दिया, ठीक है, मिलाकर एमलगमेटेड, मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स को ये पावर दिया कि वो कैरी ऑन वॉर, वो वॉर कर सकते हैं, ट्रीटीज कंक्लूड कर सकते हैं किसी के साथ भी. कोई किसी भी तरह का टेरिटरी है, अगर उस पर पोजीशन लेना है, जीत गए हैं तो पोजीशन भी ले सकते हैं, और इरेक्ट फोर्ट्रेसेस. ओके, so this was the initial things about the Dutch. So now we will discuss about the Dutch settlements in India. तो सबसे पहले डच जो हैं, सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया मछलीपट्टनम आंध्रा में, ठीक है. और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में काफ़ी तेज़ी से अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने लगे, जो एक थ्रेट था. दैट वाज एक्चुअली अ थ्रेट टू पोर्तुगीज. ओके, क्योंकि पोर्तुगीज हैड लेस रिसोर्सेज एंड डच वाज वेरी पावरफुल, दे हैड अ लॉट मच रिसोर्सेज. ओके, सो पोर्तुगीज वर अफ्रेड एंड दे ऑल्सो कैप्चर्ड नागापट्टनम फ्रॉम द पोर्तुगीज. नागापट्टनम कैप्चर कर लिया और उससे वहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया अपना साउथ इंडिया में डच ने. बहुत जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, जैसे कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार. 1609 में पुलिकट नॉर्थ ऑफ मद्रास में भी उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किया, ठीक है, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया. प्रिंसिपल फैक्ट्रीज क्या क्या थे इनके, सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसूरा, बारानगर, कासिम बाजार नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर, पटना, नागापट्टनम एंड कोचिन. इस जगह पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए. लेटर वो सिर्फ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं किए, उनका जो ट्रेड था वो काफ़ी वैरायटी था उनके ट्रेड में, ठीक है. वो सिर्फ कोस्टल रीजन तक ही सीमित नहीं रहे, वो इंटरनल भी गए इंडिया में. एंड इवन दे कैरिड इंडिगो फ्रॉम द यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया, टेक्सटाइल्स एंड सिल्क फ्रॉम गुजरात, बंगाल एंड कोरोमंडल, ठीक है. और साल पेट्रे फ्रॉम बिहार एंड ओपीएम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली. सब जगह से इन्होंने चीज़ें ली और ट्रेड किया. और इवन ईस्टर्न रीजन, फार ईस्ट में भी गए इंडियन चीज़ों को बेचने के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डच सेटलमेंट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ वो सेटल हुए, ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंग्लो डच राइवलरी. ओके, एक्चुअली क्या था कि इंग्लिश भी काफ़ी पावरफुल थी और उनके पास भी काफ़ी रिसोर्सेज थे. तो जो मेजर चैलेंज, इंग्लिश पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ डच. ऑब्वियसली बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए इंग्लिश बहुत सीरियस चैलेंज था डच के लिए. और ये जो कमर्शियल चैलेंज था कम चेंज हो गया राइवलरी में, और राइवलरी टर्न इनटू ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. एंड देयर वाज इंटेंसिफाइड राइवलरी बिटवीन देम. तो क्लाइमेक्स पॉइंट ये था जब एम्बोयना जो इंडोनेशिया में है, जो जिसे डच ने ही कैप्चर किया था पोर्तुगीज से, वहाँ पर डच ने क्या किया, 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज़ को मार दिया, ठीक है. एंड दिस मेड द इंग्लिशमैन वेरी फ्यूरियस. सो जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया.
फाइनली दे केम टू ए कॉम्प्रोमाइज इन 1667, पर फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए कि लॉस दोनों तरफ का हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ में ये था कि ब्रिटिश विथड्रू फ्रॉम इंडोनेशिया, ब्रिटिश इंडोनेशिया से चले गए, और डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया, डच इंडिया से चले गए। टिल देन डच ने का मोनोपोली बना लिया था ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस में, ट्रेडिंग में। ऑब्वियसली इंडोनेशिया से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे ब्लैक पेपर और स्पाइसेस में। इम्पोर्टेड इंडियन कमोडिटीज़ जिसमें डच ट्रेड करते थे वो था सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंग्लो डच राइवलरी टिल नाउ। सो नाउ द डिक्लीन ऑफ डच इन इंडिया, ठीक है, किस तरह से डच इंडिया में कंप्लीटली खत्म हो गया। फर्स्ट, सबसे पहले तो डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ मलय आर्किपेलागो। कॉम्प्रोमाइज़ में डच को कॉर्नर कर दिया गया था कि आप इंडोनेशिया रीजन में ही ट्रेड करिए, ठीक है, कि तुम लोग को इंडोनेशिया रीजन में ही ट्रेड करना है। बट डच अभी पूरे तरीके से गए नहीं थे। सो देयर वाज अ थर्ड एंग्लो डच वार। ये किस रीज़न से हुआ कि कम्युनिकेशन बिटवीन सूरत एंड न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, सूरत में और जो नया इंग्लिश सेटलमेंट जो बॉम्बे में था, उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन किसी रीज़न से कट हो गया, ठीक है, जिसके कारण जो 3 होमबोर्ड इंग्लिश शिप्स थे उसको बे ऑफ बंगाल में डच ने कैप्चर कर लिया। कम्युनिकेशन ख़राब हो गया, जिसके कारण उसका फ़ायदा उठाकर डच ने जो 3 इंग्लिश शिप्स थे उसको कैप्चर कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ, फिर इंग्लिश ने रिटेलिएट किया एंड दैट लेड टू द बैटल ऑफ हुगली इन नवंबर 1759, जिसमें डच हार गए। एंड विद दिस डिफीट दैट इट वाज अ क्रशिंग ब्लो टू द डच एम्बिशन इन इंडिया। डच का जो ख्वाब था, सपना था इंडिया में स्टैब्लिश होने का, आगे बढ़ने का, ट्रेडिंग एज ए ट्रेडर और वाट एवर, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो दिस वाज टिल नाउ। We will further discuss the chapter 3 in the part 3 of our lecture videos. So thank you so much. Please share, subscribe my channel. This will help me a lot.